अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13 पार्ट नंबर 3। तो जो लेक्चर नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 है वो कंटिन्यूशन है हमारे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी के चैप्टर की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे साउथ एशिया में जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है उसकी डायनामिक्स क्या है। तो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया को डिस्कस करने से पहले हम कुछ और टॉपिक्स को थोड़ा सा टच करते हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है अल्टरनेटिव्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अल्टरनेटिव्स क्या हैं? जो सबसे पहला है वो है कन्वेंशनल वेपन, कि आप नॉन कन्वेंशनल वेपन की बजाय कन्वेंशनल वेपन्स को तरजीह दें, उनको यूज़ करें। देन है साइबर वेपन्स हैं, फिर मिसाइल शील्ड्स हैं। अगर आपको ख़तरा है कि कोई कंट्री जो है वो आप पे हमला कर देगा तो जो मिसाइल शील्ड्स हैं वो बेहतरीन साबित हो सकते हैं। आपने इसराइल का डिफेंस मैकेनिज्म देखा है, उनका जो आयरन डोम है वो क्या कर रहा है, वो इसराइल को किसी भी फॉरेन इन्वेजन या फॉरेन अटैक से बचाता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च करने के बजाय जो कंट्रीज़ हैं उनको ये जो मिसाइल शील्ड्स हैं इन पर खर्च करना चाहिए, साइबर वेपन्स पर स्पेंड करना चाहिए, कन्वेंशनल वेपन्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और लास्ट में है स्पेस बेस्ड वेपन्स। स्पेस बेस्ड वेपन्स मीन्स कि जो कंट्रीज़ हैं उनको हॉस्टिलिटी या जो एग्रेशन है वो शो करना चाहिए इन द स्पेस, नॉट ऑन द अर्थ। वहाँ पर वो अपने जो वेपन्स हैं उनको शिफ्ट करें, उनको वहाँ पर सिक्योर करें, और जो दुनिया है यहाँ से फिर इवेंचुअली जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 with the goal of promoting the peaceful use of nuclear energy, while at the same time ensuring that the technology is not used for military purposes। 1957 में इस्टेब्लिश हुई और ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ की गई कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हैं उनको न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ करें, सिविलियन पर्पजेज़ के लिए यूज़ करें, ना कि मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज़ responsible for monitoring and regulating the use of nuclear material and technology around the world with a particular focus on nuclear safety, security and non-proliferation। तो ये जो एजेंसी है वो जिम्मेदार है कि वो दुनिया में मॉनिटर करे और रेगुलेट करे, कंट्रोल करे जो न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी है उसको, ताकि दुनिया को सिक्योर और सेफ बनाया जा सके और आहिस्ता आहिस्ता फिर इस प्रोसेस को नॉन प्रोलिफरेट किया जा सके। तो ये जो एजेंसी है वो जिम्मेदार है कि वो दुनिया में जो न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी है उसको मॉनिटर करे, उसको रेगुलेट करे, उसको कंट्रोल करे, ताकि दुनिया को सेफ और सिक्योर बनाया जा सके और आहिस्ता आहिस्ता जो दुनिया है वहाँ से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको नॉन प्रोलिफरेट किया जा सके। रोल्स देखते हैं जी। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर सेफगार्ड। द एजेंसी प्राइमरी रोल इज टू एंश्योर दैट द न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली। इट डज दिस बाय इंस्पेक्टिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मॉनिटरिंग न्यूक्लियर एक्टिविटीज एंड वेरीफाइंग दैट द कंट्रीज आर कंप्लाइंग विद देयर ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स। तो जो फर्स्ट वन रोल है वो है न्यूक्लियर सेफगार्ड, और इस रोल के अंडर जो ये एजेंसी है ये अपने बंदे दुनिया के कंट्रीज़ में भेजती हैं ताकि वो वहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, कि वो लोग जो हैं वो कितना यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं, वो कितना और ज़्यादा कैपेबल हो रहे हैं, वो सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। The second one is nuclear safety. The IAEA also promotes the safety of nuclear facilities and activities by providing guidelines and recommendations for safety standard and best practices. It also assists countries in developing and implementing safety measures to prevent accident and mitigate the consequences of any incident। तो ये जो एजेंसी है ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है दुनिया को कि किस तरह उन्होंने जो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं या जो न्यूक्लियर मटेरियल है या जो जिससे न्यूक्लियर प्रोडक्शन जो है वो होती है उसको आपने कैसे हैंडल करना है।
क्योंकि एक छोटी सी जो गलती है वो बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आप शर्नोबिल की एग्जांपल ले लें कि वहाँ पर एक साइंटिस्ट की छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये जो एजेंसी है वो प्रमोट करती है और प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस कि किस तरह आपने जो न्यूक्लियर मटेरियल हैं उनको हैंडल करना है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। Then है nuclear safety. The agency helps to prevent nuclear terrorism by promoting the secure storage, transport and use of nuclear material and technology. It works with countries to develop and implement security measures to prevent theft, sabotage और unauthorized access to nuclear facilities और materials. तो न्यूक्लियर को भाई सेफ बनाना है और उसको सेफ बनाने के लिए ये जो एजेंसी है ये दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करती है कि आपने इसको किस तरह सिक्योर करना है, किस तरह इसको स्टोर करना है, किस तरह इसको ट्रांसपोर्ट करना है और इसको किस तरह टेक्नोलॉजी में यूज़ करना है। क्योंकि ज़रा सी मिस हैंडलिंग, इसकी चोरी या कोई ऐसा इंसिडेंट अगर होता है जिससे ये जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं ये डिसरप्ट होते हैं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो किसी भी लॉस से बचने के लिए ये जो एजेंसी है वो कंट्रीज़ को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि कैसे आपने इसको स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है और इसको टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे चोरी से बचाना है, इसको कैसे अपने दुश्मनों से बचाना है, अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको कैसे अनऑथोराइज एक्सेस से बचाना है। Then है technical cooperation. The agency provides technical assistance and support to countries that wish to use nuclear technology for peaceful purposes such as energy production, medical and agriculture. This assistance include training, expertise and equipment. तो जो कंट्रीज जो हैं वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो न्यूक्लियर को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे तो ये जो एजेंसी है वो ट्रेनिंग भी देती है, एक्सपर्टीज़ भी अपनी शेयर करती है, इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करती है कि कैसे जो कंट्री है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको एनहेंस कर सकती हैं इन द फील्ड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, मेडिकल और एग्रीकल्चर। The agency also plays an important role in responding to nuclear emergencies and incidents, providing technical expertise and support to affected countries. It works closely with other international organizations and agencies such as World Health Organization, the World Meteorological Organization, and the International Civil Aviation Organization to coordinate responses to emergencies involving nuclear or radiological hazards. तो ये जो एजेंसी है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करती हैं सच एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अगर किसी भी जगह कोई इमरजेंसी जो है रिलेटेड टू न्यूक्लियर वो इमर्ज होती है तो ये उसको टाइम से टैकल कर सकें। तो IAEA के रोल के बाद, उसके पर्पसेस के बाद, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम देखते हैं कि किस तरह ये NPT और CTBT की तरह फिलहाल फेलियर है। In 2011, a massive earthquake and tsunami struck the Fukushima Daiichi nuclear power plant in Japan, leading to the nuclear disaster. The agency was criticized for not responding quickly enough to disasters and for not providing sufficient support to Japan in the aftermath. तो ये जो एजेंसी है ये उस टाइम फेल समझी गई जब 2011 में एक मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी ने जापान को स्ट्रक किया, जिसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो डिसरप्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिली। जो एजेंसी का रोल था उस डिज़ास्टर को मिटिगेट करने के लिए वो इनफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं किया और ना ही अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं और ना ही जो अपनी सपोर्ट है वो प्रोवाइड की। द एजेंसी हैज़ फेस क्रिटिसिज्म फॉर नॉट हैविंग सफिशिएंट रिसोर्सेज, तो इनके पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज भी नहीं हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेविली रिलायंट ऑन फंडिंग फ्रॉम मेंबर स्टेट्स एंड सम हैव आर्ग्यूड दैट इट इज़ अंडर resource and unable to keep pace with rapidly evolving nuclear technology and security threats। तो इनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा मॉनिटर या ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जिस रफ्तार से दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके जो रिसोर्सेज हैं वो
सफिशेंट नहीं है इस तरह के थ्रेट्स और जो दूसरे चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए। Despite the agency's effort to prevent the proliferation of nuclear weapons, North Korea was able to develop its own nuclear weapon program in defiance of international sanctions and agreements। तो डिस्पाइट एजेंसी की एफर्ट्स के जो नॉर्थ कोरिया है उसने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्ड कर लिया और ये जो एजेंसी है वो उसको रोकने में नाकाम रही। द IAEA हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट डूइंग इनफ टू प्रिवेंट न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, particularly in countries such as North Korea and Iran. Despite the organization's effort to promote non-proliferation, some countries have continued to pursue nuclear weapons development in secret। तो नॉर्थ कोरिया के अलावा जो ईरान है वो भी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी होने के बावजूद ये कंट्रीज़ को रोक नहीं पा रही और कंट्रीज़ जो हैं वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन डेवलप करते जा रहे हैं। अब अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, द IAEA's न्यूक्लियर सेफगार्ड प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग द डाइवर्जन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री पर्पसेस। The agency has conducted over 2,700 inspections in 182 countries and has detected and reported on dozens of cases of non-compliance with safeguard agreement। तो 2700 से ज़्यादा इन्होंने इंस्पेक्शंस किए हैं जहां पर इन्हों को लगा कि वो जो फैसिलिटीज़ थी, वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वो कंप्लाई नहीं कर पा रही थी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के मुताबिक। द एजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन हैव हेल्प्ड टू इम्प्रूव nuclear security around the world, leading to the significant reduction in the number of nuclear accidents and incidents। The agency has also provided technical assistance and support to countries to help them improve their nuclear safety practices। तो इनकी जो गाइडलाइंस है उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट से दुनिया को बचाया है और इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ और सपोर्ट जो है वो दुनिया के कंट्रीज़ के साथ शेयर की हैं कि कैसे उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर प्रोडक्शन है, उसको किस तरह हैंडल करना है। The agency nuclear security program has helped to prevent nuclear terrorism by promoting the secure storage, transport and use of nuclear material and technology। The agency has provided technical assistance and support to countries to help them improve their nuclear security measures। तो इन्होंने जी गाइडलाइंस और अपनी सपोर्ट जो है वो शेयर की कि कैसे जो न्यूक्लियर है उसको स्टोर करना है, उसको चोरी होने से बचाना है, उसको किस तरह सेफली ट्रांसपोर्ट करना है और जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको किस तरह टेक्नोलॉजी के लिए पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना है। द एजेंसी टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड मैनी कंट्रीज टू डेवलप एंड बेनिफिट फ्रॉम पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन एरिया सच एज मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो वही बात है कि इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी सपोर्ट, अपनी असिस्टेंस जो है वो दुनिया के कंट्रीज़ के साथ शेयर की कि कैसे आप न्यूक्लियर से सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही नहीं बना सकते बल्कि आप न्यूक्लियर प्रोडक्शन से मेडिसिन, एग्रीकल्चर और डिफरेंट इंडस्ट्री को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। In 2015, the agency played a key role in negotiating and implementing the Joint Comprehensive Plan of Action, also known as Iran Nuclear Deal। This agreement helped to prevent Iran from developing nuclear weapon and ensure that its nuclear program was used only for peaceful purposes। तो 2015 में इस एजेंसी ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया और इन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो साइन करवाई बिटवीन ईरान एंड USA, जिसको हम जैकपोआ के नाम से जानते हैं। तो इस एग्रीमेंट ने ईरान को प्रिवेंट किया कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है उनको एक्वायर नहीं करेंगे और जो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। मींस कि वो मेडिसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बदले में जो US है वो ईरान से सैंक्शंस जो हैं वो अपलिफ्ट कर लेगा, जिसको 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने आके कैंसिल कर दिया था। अच्छा जी, NPT को हमने डिटेल से डिस्कस किया, CTBT को हमने डिटेल से डिस्कस किया, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके रोल, उनके फेलियर, उनके अचीवमेंट्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया। देन हमने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को डिटेल से डिस्कस किया उसके अचीवमेंट, फेलियर, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड न्यूक्लियर फ्री जोन्स।
तो आप सेंट्रल एशिया की एग्जांपल ले, सेंट्रल एशिया में कोई भी ऐसा कंट्री जो है वो मौजूद नहीं है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करता हो। देन मंगोलिया जो है वो भी पोजेस नहीं करता, बहुत बड़ा रीजन है। फिर साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पर आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, तो यहाँ पर भी किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हो सकता है ओकस के थ्रू एक्वायर कर ले, बट फिलहाल ये जो 5 रीजन हैं वो न्यूक्लियर फ्री रीजन्स हैं। अब जी डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया रेफर टू द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एंड आर्म्स रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर देयर पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर weapons. Both countries have engaged in nuclear brinkmanship, which is the practice of threatening to use nuclear weapons to achieve political goals. India and Pakistan both conducted their first nuclear test in 1998, and since then they have been engaged in a tense nuclear arms race. The two countries are believed to possess a combined total of over 300 nuclear warheads, with India having a slightly larger arsenal. तो जी साउथ एशिया में दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया का जो अमन है वो डिसरप्ट हो सकता है, और वो हैं इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दोनों ने जो है वो अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए 1998 में, और तब से लेकर अब तक इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक टेंस न्यूक्लियर आर्म रेस जो है वो जारी है। दोनों कंट्रीज़ के पास टोटल 300 के करीब न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, जो कि रीजन और पूरे वर्ल्ड के लिए डेंजर जो है वो समझे जाते हैं। अच्छा जी, अब हम कुछ रीजंस देखते हैं कि क्यों इन दोनों कंट्रीज़ ने वेपन्स जो हैं वो एक्वायर किए। तो जो पहला रीज़न है वो है सिक्योरिटी डायलेमा। तो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की एग्जिस्टेंस से बहुत बड़ा ख़तरा है। दोनों को लगता है कि उन पर किसी भी टाइम भी इन्वेजन हो सकती है, मीन्स कि पाकिस्तान इंडिया पर कभी भी इन्वेड कर सकता है थ्रू न्यूक्लियर वेपन, और इंडिया किसी भी टाइम पे पाकिस्तान पे इन्वेड कर सकता है थ्रू न्यूक्लियर वेपन। देन है अफगानिस्तान का इशू, फिर कश्मीर फैक्टर है, और चाइनीज़ फैक्टर है कि जो चाइना है वो राइज कर रहा है। हो सकता है कि वो रीजन में इतना बड़ा प्लेयर बन जाए कि वो दोनों को काउंटर कर सके। तो चाइना को भी काउंटर करने के लिए दोनों ने न्यूक्लियर वेपन जो है वो पोजेस किए। देन है अफगानिस्तान इशू, इस पे हमने डिटेल से डिस्कशन की हुई है तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कश्मीर इशू है, और देन है चाइनीज़ फैक्टर। इंडिया पाकिस्तान को भी आइडिया है कि चाइना जो है वो इतना ज़्यादा एमर्ज कर रहा है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, तो चाइना की राइजिंग से पाकिस्तान और इंडिया को भी ख़तरा है। तो इस वजह से इन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो एक्वायर किए हुए हैं चाइना की वजह से। अब डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को। तो अगर सिंपल से हम डेफिनेशन लें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की, तो वो ये है कि एक कंट्री जो है वो एक गाइडलाइन बनाता है, प्रिंसिपल बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है कि कैसे उसने जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यूज़ करना है, उनको मैनेज करना है, बोथ ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। और ये जो गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ जो हैं ये बनाई जाती हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, और नेशनल वैल्यूज़ को देखते हुए। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बाद हम देखते हैं कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो क्या है। जो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो बेस करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, विच मीन्स कि इंडिया जो है उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी एग्रेशन को काउंटर करने के लिए हैं, और उन्होंने ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ एक्वायर की हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ डेटरेंस के लिए की हुई हैं। मीन्स कि उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करना, मीन्स नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। अगर उस पर हमला होता है तो तब उस हमले के रिस्पॉन्स में वो अपने जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करेंगे, और उनकी जो न्यूक्लियर
वेपन्स हैं या जो उनकी न्यूक्लियर मैनेजमेंट है वो टोटली सिविलियंस के कंट्रोल में है, मीन्स के सिक्योर है। और उन्हों की ये भी पॉलिसी है कि वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। मीन्स कि अगर उनकी बांग्लादेश के साथ लड़ाई होती है तो वो उनके साथ कन्वेंशनली ही लड़ेंगे, बट अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ उनकी किसी किस्म की एडवांसमेंट होती है तो वो उसके रिस्पॉन्स में जो अपने न्यूक्लियर हैं उनको यूटिलाइज करेंगे। इंडिया के बाद हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो क्या है। पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। उनकी जो थी वो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस थी, हमारी जो है वो है फुल स्पेक्ट्रम deterrence, which means that Pakistan nuclear capabilities are designed to deter any form of aggression, whether nuclear or conventional, from India or any other potential adversary। तो पाकिस्तान ने सीधी सीधी पॉलिसी अपनाई हुई है कि हम जो हैं अगर ये महसूस करेंगे कि हमारे कंट्री को किसी भी किस्म के एग्रेशन से खतरा है, वो चाहे कन्वेंशनल हो और चाहे नॉन कन्वेंशनल थ्रेट हो, हम उस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले जो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करेंगे। इंडिया की जो डॉक्ट्राइन थी वो ये थी कि अगर पाकिस्तान उन पर अटैक करता है न्यूक्लियर, देन वो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। बट पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है कि अगर इंडिया के साथ कन्वेंशनल लड़ाई होती है या नॉन कन्वेंशनल लड़ाई होती है, अगर पाकिस्तान ये महसूस करेगा कि उसके एग्जिस्टेंस को खतरा है तो वो पहले अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको यूज़ कर सकता है। मींस कि पाकिस्तान की फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है और इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। तो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के साथ साथ हमारा भी जो न्यूक्लियर मैनेजमेंट है वो सिविलियन के कंट्रोल्स में है, और हमने भी इस चीज़ को अपलिफ्ट किया हुआ है कि अगर हमारी किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के साथ लड़ाई होती है देन हम उनके साथ कन्वेंशनल तौर पर ही लड़ेंगे। बट अगर किसी न्यूक्लियर स्टेट के साथ लड़ाई होती है तो हम उनके साथ नॉन कन्वेंशनल तरीके से लड़ेंगे और उसके साथ साथ हम फर्स्ट यूज़ करेंगे अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का।